स्वागत है आप सभी का रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल। सभी को नमस्कार। आज अपने अध्ययन करने जा रहे हैं उसने कहा था खाने के बारे में, जिसके लेखक याद रखिएगा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये उसने कहा था अपने सेकंड ग्रेड में लगे हुए पाठ्यक्रम में। काफी इम्पोर्टेंट कहानी है, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं ना। तो चलिए अपने इसके बारे में अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कवि परिचय के बारे में यानी लेखक के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? लेखक। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहले जो लेखक रहे हैं अपने, इनका नाम है पंडित चंद्रधर। तो उसने कहा था खाने के लेखक का नाम याद रखिएगा, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। ये गुलेरी क्यों लगाते थे अपने नाम के पीछे, याद रखिएगा। इनका जन्म तो हुआ है जयपुर के अंदर, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ है? जयपुर के अंदर। लेकिन जो इनका मूल निवास यानी मूल निवास जो यानी इनके पूर्वज कहाँ के थे? तो ये गुलेर गांव, ठीक है। कहाँ के थे? गुलेर गांव के। और गुलेर गांव पड़ता कहाँ पे? तो ये पड़ता है अपना कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कौन सा? गुलेर गांव। तो ये अपने अपना जो गांव था उसके नाम के आधार पर ये क्या लगाते थे? और गुलेरी लगाते थे, ठीक है। उनका जन्म होता है 1883 में जयपुर के अंदर, ठीक है। मृत्यु होती है 1922 काशी के अंदर 39 वर्ष की अल्पायु में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जन्म होता है 1883 जयपुर के अंदर होता है और 1922 के अंदर काशी में इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक। वो इसके पिता थे, वो काफी विद्वान थे। ये खुद भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी काफी प्रतिभावान जो रहे हैं। इनको जयपुर के जो राज परिवार है उनका आश्रय मिला हुआ था। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता शिवराम शास्त्री, राम शास्त्री को यहाँ पे जयपुर दरबार का आश्रय मिल जाता है। तो ये जयपुर रह जाते हैं और वहीं पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हो जाता है। उनकी माता का नाम था लक्ष्मी देवी, जो शिवराम जी की तीसरी पत्नी थी, ठीक है। और जो गुलेरी जी है वो, इनको विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था। कहते हैं विभिन्न भाषाओं का ज्ञान था। संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, पाली, मराठी, बंगाली, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की भाषाओं का गुलेरी जी को ज्ञान था। पता है क्वेश्चन सबसे पहले अगर मान लो, क्वेश्चन अगर पहला क्वेश्चन तो यही है कि अपने को रचनाकार के बारे में बेसिक बेसिक अपने को जानकारी होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपना सामान्य परिचय था। अब चलिए हम इसके बारे में और देखते हैं, गुलेरी जी के बारे में इसका अध्ययन करते हैं। तो ये देखिए कि जो है वो ये कैप्टन गुलेरी जी कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स नामक एक अंग्रेजी ग्रंथ लिखते हैं। किसके साथ मिलकर? कैप्टन गैरेट के साथ मिलकर। और कौन सा ग्रंथ लिखते हैं? द जयपुर ऑब्जर्वेटरी एंड इट्स बिल्डर्स, ठीक है, नामक बुक लिखते हैं। किसके साथ? कैप्टन गैरेट के साथ। इन्होंने मुख्य रूप से लिखी थी 3 कहानी। इनकी प्रसिद्धि का कहानी, इनकी प्रसिद्धि का जो सबसे जो महत्वपूर्ण रहा है वजह वो क्या रही है? उसने कहा था कहानी जो कि अपने पाठ्यक्रम में लगी हुई है, ठीक है। सबसे पहले इनकी कहानी है सुखमय जीवन। सुखमय जीवन जो कि 1911 की है। फिर इनकी कहानी है बुद्धू का कांटा जो कि 1914 की है, ठीक है। उसके बाद आती है उसने कहा था कहानी जो कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसने कहा था कहानी 1915 के अंदर, ठीक है। उसने कहा था कहानी जो है वो इनकी प्रसिद्धि का मूल कारण रही है और इस पर फिल्म भी बन चुकी है। ये याद रख लीजिएगा मोटा मोटा कि 1960 के अंदर जो है वो फिल्म उसने कहा था ही नाम से ही फिल्म बनी थी, ठीक है। और 1960 के अंदर वो फिल्म प्रदर्शित होती है और उसके निर्देशक थे मोनी भट्टाचार्य और निर्माता थे विमल राय, संगीतकार सलील चौधरी और ये अभिनेता या कलाकार थे उसमें इंद्राणी मुखर्जी, सरिता देवी और सुनील दत्त नंदा है। ये थोड़ा देख लीजिएगा, एक बेसिक नॉलेज के साथ। अब इसमें ये देखिए लघु कथाएं इन्होंने लिखी हैं। कौन कौन सी लघु कथाएं लिखी है? तो पाठशाला, न्याय का घंटा, न्याय रथ, जन्मांतर कथा, विद्या में दुख, महर्षि बरकत, कुमारी प्रियकरी, राजा की नीयत, बकरी का स्वर्ग, शक्कर का सुरण, स्त्री का विश्वास, बंधन, भूगोल, कर्ण का क्रोध, पोपदीव, सांप का वरदान, ठीक है। ये इनकी मुख्य जो है वो क्या है? लघु कथाएं हैं। इन लघु कथाओं में जो इम्पोर्टेंट है बकरे का स्वर्ग है और ये पाठशाला, ठीक है, भूगोल होगी, पाठशाला होगी, भूगोल होगी, ठीक है, विद्या से दुख, पोपदेव और कर्ण का क्रोध, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। इन्होंने 2 निबंध लिखे हैं। कौन कौन से? मोरेसी मोही कुठाव और कछुआ धर्म। 2 निबंध कौन से हैं? मोरेसी मोही कुठाऊ और कछुआ धर्म। काफी प्रसिद्ध इनके निबंध रहे हैं।
आप कहते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से एग्जामिनर बनाता है। तो सबसे पहले कवि जो लेखक होता है, ये कवि लेखक जो लेखक होता है ना, उसके परिचय से बन सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? लेखक के परिचय से। लेखक का परिचय लगभग अपनों ने कर लिया, ठीक है। बनेगा तो यहाँ से बनेगा, बाकी अमूमन बनता नहीं है, कहानी के अंदर से बनेगा। बट आप लोगों ने देखा वहीं से अगर उठाएगा तो वो इतना ही उठाएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, कहानी के अंदर से कहाँ से बन सकता है। तो सबसे पहले जो है कहानी में जो इसका मूल जो मूल जो इसकी पृष्ठभूमि है, कहानी कहाँ का है, ठीक है। दूसरा कहाँ से बन सकता है? दूसरा बन सकता है पात्रों से बन सकता है। दूसरा कहाँ से बन सकता है? पात्रों से बन सकता है, पात्रों से बन सकता है, ठीक है। और तीसरा कहाँ से बन सकता है कि इसमें आपसे ये पूछ लिया जाए, अर्थ पूछ लिया जाए किसी शब्द का, वो भी आप ध्यान रखना। अगला इनकी जो है कथन से बन सकता है कि किसने क्या कहा था, तो कथन से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि इस कहानी से संबंधित मान लो 4 विकल्प दे दिए और उसमें पूछ लिया इससे कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो उसमें आपको कवि के बारे में भी मतलब जो लेखक होता है, सॉरी लेखक है, उसके बारे में दे देगा एक कथन मान लो, और बाकी 3 कहानी के अंदर से दे दे एक कथन मान लो, ये दे दे कोई, और जो है इनका कथन ही दे दे, पात्र दे दी, है ना। तो ये सभी इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। पैटर्न सेंस हो गया कि आप कौन सा आए सकते हैं, इस प्रकार से सारा आपका नॉलेज एक पर्सन में ही चेक करने की कोशिश करता है एग्जामिनर, ठीक है। तो अपने को एक एक चीज को हम बहुत अच्छे से पढ़ने चले, ठीक है। अब देखो, उसने कहा था कहानी के बारे में जो मुख्य बिंदु देख लेते हैं। उसने कहा था कहानी है वो 5 भागों में विभाजित है। कितने भाग है इसके? 5 5 भाग है, ठीक है। इस कहानी में प्रेम, देश प्रेम, कर्तव्य, तीनों जो है वो भावभूमि का निर्वाह करती हुई ये कहानी है। और ये कहानी किसके आधार पर लिखी है? प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। इसके अंदर निश्चल जो है वो प्रेम का चित्रण किया गया है। इसके अंदर सूबेदार हजारा सिंह, इसके पात्र देख लो आप। सूबेदार हजारा सिंह, हजारा का पुत्र होता है बोधा, सूबेदार निहोरा, होरा का एक जो है वो बताया गया है। बाकी कुछ नाम का वर्णन नहीं है सूबेदारनी का वर्णन, लेकिन नाम का एक जगह बस संकेत मात्र दिए गए। पलटन का विदूषक है वो वजीरा सिंह है, महासिंह है, ये महा है यहाँ पे, महासिंह और उद्यमी, ठीक है। ये सिपाही होते हैं पलटन में। और कहानी है वो पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है। कौन सी शैली में लिखी गई है? तो कहानी है वो आपके पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई है, ठीक है। याद रखिएगा आप, कहानी कौन सी है? पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई कहानी है अपने, ठीक है। ये जो कहानी है वो मूल रूप से पंजाब की पृष्ठभूमि से शुरू होकर युद्ध में घायल लहना सिंह पे जाके खत्म हो जाती है। और कहानी का जो प्रथम भाग है उसके अंदर नायक नायिका का सिर्फ क्या दिखाया गया अभी, उसमें परिचय दिखाया गया। और सेकंड पार्ट में कहानी कहाँ चली जाती है? वर्तमान के अंदर। वर्तमान में भी कहाँ चले जाते हैं? वर्तमान में ये चली जाती है 2500 वर्ष आगे, ठीक है। यानी जो फर्स्ट भाग में जो वर्णन किया गया वो 25 साल पहले का है। उसके बाद 25 साल जो वर्तमान में जो चल रहा है युद्ध का जितना भी है वो वर्णन उसमें किया गया, ठीक है। तो चलिए अब अपने कहानी को देखने का प्रयास करते हैं आगे। और कहानी के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो कथा मान लो कुछ शब्द है, तो उसके बारे में थोड़ा देख लो। इसके अंदर पुता यानी पुत्रों, कुड़माई यानी सगाई, ये इंपॉर्टेंट है, कुड़माई याद रखिएगा आप। शालू यानी दुपट्टा, पादा यानी पुरोहित, सुहेरा यानी ससुर, जबान यानी भाषा, यानी याद रखिएगा। आपसे कुड़माई पूछ लिया जाएगा कि कुड़माई का उसने कहा था खाने में क्या अर्थ है, तो सगाई है। कुड़माई का उसने कहा था खाने में क्या अर्थ है, तो सगाई है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी जबान का अर्थ होता है भाषा, सबर का अर्थ होता है धैर्य, जलजला का अर्थ होता है भूकंप, नायब का अर्थ होता है सहायक, उज्जुत का अर्थ होता है भैंस। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन कौन से यहाँ पे याद है? एक तो हो गया कुड़माई, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। जलजला याद रखिएगा आप, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक जगह आएगा आपको खंदक शब्द, खंदक का अर्थ होता है बड़ा गड्ढा होता है, बड़ा गड्ढा, खंदक का अर्थ होता है बड़ा गड्ढा, ठीक है। और एक जगह आपको आएगा पाजी, पाजी एक प्रकार से गाली टाइप जो है वो इन्होंने शब्द
उस टाइप में है। ठीक है, शालू का अर्थ होता है ओढ़नी या दुपट्टा। ठीक है, शालू का अर्थ तो क्या होता है दुपट्टा या ओढ़नी, ये भी याद रखिएगा। कंधा का याद रखिएगा कि जो है वो क्या होता है, बड़ा गड्ढा होता है। ठीक है, होते मादे मादे क्या होता है, मादे मादे यानी बीमार। ठीक है, मादे यानी बीमार। ठीक है, मादे ठीक है बीमार होता है। ठीक है, ये इतना पे याद रखिएगा। यहाँ पे इस स्लाइड में इम्पोर्टेंट था ये दुपट्टा और ये सगाई और पुरोहित और ये जलजला भूकंप। देखो कहानी के बारे में थोड़ा सा जो है वो मोटा मोटा अपने और देखने की कोशिश करते हैं। जो ये कहानी है तो सिर्फ अपना इतने बात आपको समझ आ गई कि ये जो कहानी है ये प्रथम जो है विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। किसके, फर्स्ट विश्व युद्ध की भूमि पर लिखी गई, फर्स्ट विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई। ठीक है, इतना आपको समझ आए। अब अपने ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो इस कहानी के बारे में है एच.पी. द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस कहानी को महिमा की दृष्टि इस कहानी की महिमा की दृष्टि से पंच परमेश्वर महिमा की दृष्टि से पंच परमेश्वर से तुलना की है। उसने कहा था कहानी की तुलना एच.पी. द्विवेदी ने महिमा की दृष्टि से पंच परमेश्वर से तुलना की, याद रखिएगा आप। ठीक है, दूसरा इसके बारे में ये है कि जो राजेंद्र यादव ने इस जो है उसने कहा था कहानी को फर्स्ट जो है वो कहानी कहा है, फर्स्ट कहानी कहा है। किसने कहा है, तो राजेंद्र यादव ने कहा है। अगला इसके बारे में ये है कि धर्मवीर जो भारती है, कौन, धर्मवीर धर्मवीर भारती है, इसका नाटक रूपांतरण किया है। नाटक रूपांतरण किसने किया है, धर्मवीर भारती ने, याद रखिएगा किसने किया है, धर्मवीर भारती ने। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसने कहा था कहानी किसने लिखी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने लिखी है। ठीक है, और इनका जन्म होता है जयपुर के अंदर, मूल गांव इनका गुलेर था। ठीक है, और उसने कहा इन्होंने तीन मुख्य रूप से कहानी इनकी प्रसिद्धि का कारण रही है। उसने कहा था कहानी जो ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी है। चलिए आगे देखते हैं अपनी कहानी। उसने कहा था, चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी को। चलो, उसने कहा था कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ये मुख्य रूप से फ्लैशबैक शैली में लिखी गई कहानी, और ये इसको इस कहानी को क्या कहा जाता है, माइल स्टोन भी कहा जाता है। माइल स्टोन याद रखिएगा, इस कहानी को कहा जाता है। इसके अंदर वचनबद्धता, बलिदान, प्रेम, ये सब अपने को देखने को मिलता है। ठीक है, और जो नायक और नायिका का बचपन है वो अमृतसर के यहाँ के बात जो है वो वर्णन किया गया है इसमें, कि बड़े बड़े शहरों के इक्के काटी वालों की जबान कोड़ों से जिनकी पीठ छिल जाती और कान पक जाते, हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बमू काट वालों की का मरहम लगाए। यानी जो अदर जितने भी शहर के थे गाड़ी वाले थे, वो जब भी बोलते थे तो बहुत अड़ब तरीके से, ताने से, अजीब से तरीके से बोलते थे। लेकिन जो अमृतसर के बमू काट वाले वो बहुत मतलब प्यार से काटने के लिए भी बोलते थे, तो बहुत प्यार से बहुत इज्जत तरीके से उनको बोलते थे। तो वही है कि जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कें घोड़ों की पीठें चाबुक से धुनते हुए इक्के कभी घोड़ों की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते, कभी राह चलते पैदल यात्रियों की आंखें के न होने पर तरस खाते, तो कभी पैरों की उंगलियों के पोरे चीन कर अपने ही सताया हुआ बताते और संसार भर की गलानी और निराशा और शोक के अवतार बने नाक की सीध में चले जाते। अमृतसर में उनकी बिरादरी वाले तंग चक्राकार गलियों में हर एक लड्डी वाले ठहर कर सब्र का समुद्र उमाड़ कर, बच्चों खालसी जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफेद फेंटों, खच्चरों और बतखों, गन्ने, खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते। यानी जो ये अमृतसर के जो इक्के वाले थे वो किस प्रकार से बोलते थे, बच्चों खालसा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई जी, आने दो लाला जी, हटो बादशाह जी।
तो ये कौन बोलते थे? ये बोलते थे अमृतसर के वाले। ठीक है, गाड़ी चलाते थे वो। क्या मजाल है कि जी और साहब सुने बिना हटना पड़े। यह यह बात नहीं कि उनकी जीभ नहीं चलती थी, पर मीठी छुरी की तरह महीन वार करती थी। तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि मीठी महीन छुरी की तरह वार किनकी जीभ करती थी? तो अमृतसर के बम्बू काट वालों का। ठीक है, अमृतसर के बम्बू काट वालों की जीभ क्या करती थी? मीठी महीन छुरी की तरह वार करती थी। यानी वो इतना अच्छा बोलते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब जवाब नहीं देने में रहते थे, वो भी दे देते। उनकी मीठी महीन छुरी की तरह वो ताने मारते थे। आगे देखो, यदि कोई बुढ़िया बाहर बातचीत होने देने के बाद लेख से नहीं हटती तो बचनावली के ये नमूने हट जा जीने जोगी, यानी जीने वाली, हट जा कर्मा वाली, हट जा पुत्ता प्यारी, यानी पुत्तों को तो प्यारी है, बच जा लंबी वाली, यानी लंबी जीवन वाली है ना। तो वो क्या कहते थे कि अगर मान लो कि कोई आ जाती थी कोई औरत हो या बुढ़िया, तो फिर उसको कहते थे तू जीने योग्य है, तू पुत्तों को प्यारी है, यानी तुझे अपने जीवन से प्यार होना चाहिए। क्यों आ गया है ना, समझते में इसके अर्थ में है कि तू जीने योग्य है, तू भागों वाली है, तू पुत्रों की प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तो क्यों मेरे पे यही नीचे आनी चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू कांटों के बीच में होता हुआ एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिलते हैं। तो कहाँ पे मिलते हैं एक लड़का और लड़की? याद रखिएगा, चौक की एक दुकान पे मिलते हैं। इम्पोर्टेंट जो चीज है वो आपको मैं बताती चलूंगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वो कहाँ पे मिलते हैं। नायक और नायिका अपनी कहानी के तो चौक की एक दुकान पे मिलते हैं। तो चलो अपने भी चौक के साइड में खड़े होके देखते हैं क्या करने जाते हैं। उसके बालों और उसके ढीले सूथनों से जान पड़ता है, यानी उसके बाले और ढीले सूथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख है। अब दोनों क्या है ये याद रखिएगा, दोनों क्या थे? सिख थे। और किससे पता चला? कि उनके बाले और ढीले सूथने से, जो चोटी गुंथी हुई थी उससे। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो क्या करने आए थे। वह अपने मामा के केस धोने के लिए दही लेने आया था, और यह रसोई के लिए बढ़िया, यानी जो लड़का था नायक था वो क्या लेने आया था? वो दही लेने आया था। ठीक है, मामा का केस धोने के लिए। और वो जो लड़की है, कौन? जो लड़की है वो लेने आई थी बढ़िया। वो क्या लेने आई थी? बढ़िया लेने आई थी। दोनों का याद रखिएगा। और कहाँ पे मिल रहे हैं? वो मिल रहे हैं चौक की एक दुकान पे, चौक की एक दुकान पे। ठीक है, पास में ही अपने खड़े देख रहे हैं इनको क्या कर रहे हैं ये। ठीक है, आगे देखो इसमें। और यह रसोई में बढ़िया, दुकानदार एक परदेसी से गूंथ रहा है जो शेर भर गीले पापड़ों की गट्टी को गिने बिना न हटता था। ठीक है, यहाँ पे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन उठा लिया जाएगा। ठीक है, तो देख लें अपने, लेकिन उठा लेगा तो अपने करके हैं। तो वो देखो, सबसे पहले लड़का और लड़की मिलते हैं एक चौक की एक दुकान पे, फर्स्ट। ठीक है, दूसरा वो कौन थे? सिख थे। किससे पता चलता है? उनके बाले और ढीले सूंथने से। ठीक है, अब जो लड़का है वो क्या करने आया था? लड़का अपने मामा के केस धोने के लिए लेने आया था दही, और लड़कियां लेने आई थी रसोई के लिए बढ़िया। ये इतने बात समझ आ गई। दूसरा है कि दुकानदार क्या कर रहा था? दुकानदार परदेसी से बात कर रहा था। ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दुकानदार किसके साथ लगा पड़ा था? वो परदेसी से लगा पड़ा था, उसको दे रहा था सौदा। सौदा यानी कि चीज या वस्तु जो भी, उसका सामान। ठीक है, जो लेने आया था ना, जो शेर भर के गीले पापड़ों के, यानी पापड़ों के साथ वो लगा हुआ था। ठीक है, परदेसी को देने के लिए। अब यहाँ देखो वो, अब दोनों, अब क्या है, दृश्य बना हुआ है। यहाँ पे मान लो ये चौक है, यहाँ पे ये दुकान है, यहाँ पे ये दुकानदार तो परदेसी के साथ, अब ये दोनों खड़े हैं भाई। तो इन्होंने सोचा क्यों कुछ टाइम पास के लिए कुछ किया जाए, तो दोनों बातचीत कर लेते हैं। तो ये बातचीत कर रहे हैं कि तेरा घर कहाँ है? तो मगरे में। ठीक है, और तेरा? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अंतर सिंह की बैठक में, वे मेरे मामा है। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। देखा, यानी दोनों ही क्या है? दोनों ही कहाँ आए हुए हैं? अपने ननियाल। यानी छुट्टियों में आप सब कहाँ जाते हैं? ननियाल जाते हैं या बुआ के यहाँ जाते हैं। तो यहाँ पे नायक और नायिका आए हुए हैं ननियाल। ननियाल ने बना दी छोट, है ना। तो नायक और नायिका कहाँ आए हुए हैं? ननियाल आए हुए हैं। कहाँ पे आए हुए हैं? ननियाल। ठीक है, और जो लड़का और लड़की कहाँ आए हुए हैं? दोनों दोनों आए हुए हैं ननियाल आए हुए हैं।
कहाँ पे आए हो? ननिहाल। ठीक है, अब यहाँ पे चलो अपने लड़का और लड़की को बना देते हैं। अंतर सिंह की बैठक में अंतर सिंह कौन थे? ये थे मामा। मामा किसके थे? ये लड़के के, लड़की के मामा थे। और वो रहता है गुरु बाजार। गुरु बाजार, मांझी के गुरु बाजार में। ठीक है, ये लड़के का एड्रेस है और ये लड़के का एड्रेस है। इसलिए दोहरा रही हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा कि लड़का कहाँ रहता है। तो लड़का रहता है मांझे में और गुरु बाजार में। लड़की रहती है मगरे में, मगरे में और अंतर सिंह की बैठक में। दोनों आए हुए हैं ननिहाल। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। जहाँ पे क्वेश्चन बनेगा वहां पे दबाव दे, याद करवाना है आपको जस्ट ही, कोई इधर उधर का नहीं रखा। इतने में दुकानदार निपटा और इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ चलने लगे। दूर तक लड़का मुस्कुराया, तेरी कुड़माई होगी। यानी लड़का ने क्वेश्चन पूछा कि तेरी कुड़माई होगी, तो लड़के ने क्या जवाब दिया? धत। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि लड़के ने पूछा कि तेरी कुड़माई होगी, तो लड़के ने क्या आंसर दिया? धत। तेरी कुड़माई होगी ये किसने पूछा? तो लड़के ने पूछा। लड़के ने क्या जवाब दिया? धत। ठीक है, लड़का मुंह है देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन फिर सब्जी वाले के यहाँ मिले, दूध वाले के यहाँ अकस्मात तो दोनों मिलते गए। यानी एक बार जो मिले तो मिले, फिर वो मिलते ही चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले तो वो चौक वाली दुकान पे मिले, फिर सब्जी वाली की यहाँ मिल गए। ठीक है, दूध वाले के यहाँ मिल गए, तो ये मिलते ही रहे। फिर ये सब चला महीने पर। 2-3 बार लड़के ने पूछा तेरी कुड़माई होगी, तो उसने फिर वही धत। एक दिन फिर लड़के ने हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा, तो लड़की की संभावना के विरुद्ध उत्तर आया कि हाँ हो गए। यानी उसने चिढ़ाने की हाँ ये आज भी वही बोलेगी, लेकिन क्या हुआ? दिल टूट गया भाई, उसकी सगाई हो चुकी थी। कि कब? कल देखते नहीं, यह रेशम का कढ़ा हुआ शल। यानी उसको सगाई में क्या मिला था? रेशम का कड़ा। तो लड़के को क्या दिखाकर लड़की ने बताया कि उसकी सगाई हो गई? रेशम का कड़ा हुआ शल। ठीक है, लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल दिया। अब ही उसका दिल टूट गया। ठीक है, तो दिल टूटा तो फिर वो उस पे उसको तो कुछ कह नहीं सका। तो वो किस प्रकार से अपने दिल के हाव भाव व्यक्त करता है, वो इसमें है कि लड़के एक लड़के को मोरी में धकेल दिया, एक छाबड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने से नाकर आई हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि धारण की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है भाई। इसका कर्म पूछ लिया जाए आपसे तो याद करना है। तो क्या करना है अपने को? याद करना। क्या पूछ लिया जाए? कर्म भी पूछ सकता है इसका। किस प्रकार से अपना जो है वो इसने जो है व्यक्त किया, नायक ने अपना रोष व्यक्त किया। जब पता चलता है कि उसको सगाई हो गई इसकी, तो फिर वो किस प्रकार से अपने हाव भाव व्यक्त करता है, तो वो भी है। तो सबसे पहले उसने क्या किया? जो लड़के थे, लड़का था यानी जो नायक था, नायक ने सबसे पहले लड़के को मोरी में धकेल दिया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है छाबड़ी वाला मिल गया उसको, तो उसकी दिन भर की कमाई उड़ा दी उसने। ठीक है, एक कुत्ते को पत्थर मार दिया, फिर मारता है कुत्ते को पत्थर। फिर गोभी वाले में ठेले में दूध डेल देता है। फिर सामने से नहाई हुई एक वैष्णवी होती है, मतलब लड़की होती है, उसके से टकरा कर अपने से कोई टकराएगा मुझको क्या कहेंगे? अंधा है क्या? तो भाई ये कि अंधे की उपाधि, उसने कहा कि अंधा है, उसने अंधे की उपाधि प्राप्त की। तो ये इस प्रकार से इनका कर्म ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, अपने को हर तरीके से याद रखना है। ये तो था भाग नंबर 1। यहाँ पे है भाग नंबर 2। यानी भाग नंबर 2 के अंदर क्या है? ये जो कहानी है वो वर्तमान से अब आ जा सॉरी पिछले जो पुरानी बातों से अब ये वर्तमान में आ जाती है 25 साल बाद। और यहाँ पे ये है फ्रांस की भूमि पे है, नाइक फ्रांस की भूमि पे है और यहाँ पे युद्ध में है। ठीक है, ये याद रखिएगा, युद्ध में है, जर्मनी से युद्ध हो रहा है। चलिए अब देखते हैं क्या बातचीत हो रही है इनकी। अब अपने युद्ध की पृष्ठभूमि पे चलो। ठीक है, राम राम। यह भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में हड्डियां कट जाती है, लुधियाना से 10 गुना जाड़ा में है और बर्फ है, ऊपर पिंडलियों में कीचड़ धसे हुए हैं, जमीन कहीं दिखाई नहीं देती है और घंटे 2 घंटे कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ है।
सारी खंदक हिल जाती है, 100 गज धरती उछल जाती है। कितनी? 100 गज। जहाँ पे भी इंपॉर्टेंट लिखा आपको मैं बताकर चलूंगी, वहां पे आपको विशेष ध्यान रखना है, बाकी मोटा मोटा आपको देख के चलनी है कहानी। इस गेबी गोले के बचे तो कोई लड़े, यानी इस प्रभ से बचे तो कोई लड़े। नगरकोट का जलजला सुना, ये देखो जलजला आ गया। जलजला का अपने क्या देखा? भूकंप, है ना। तो नगरकोट के यहाँ पे भूकंप की बातें की है, ये याद रखिएगा। और 100 गज धरती उछलती थी। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। और यहाँ पे कि नगरकोट का जलजला सुना है, तो वहाँ क्या, यहाँ पे दिन के अंत में जलजले होते हैं भाई 25, यानी बहुत गोलाबारी होती है, बंदूकें चलती है। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तो 25 जलजले होते हैं, जो कहीं खंदक से बाहर साफा कोहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती है, न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए हैं। रहना सिंह है और रहना सिंह और 3 दिन, यानी 3 दिन और 4 दिन तो खंदक में बीत गए हैं। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी, यानी ये 7 दिन तो क्या रहते थे युद्ध भूमि, और 7 दिन करते थे आराम। तो यहाँ पे इनको खंदक में हो गए 4 दिन। ठीक है, एक आज वाला चल रहा है इनका, और एक कल और एक परसों आएगी रिलीफ, यानी 7वें दिन आएगी रिलीफ, और 7 दिन भी करते थे आराम। ठीक है, 4 दिन इनको हो गए इसमें खंदक में। अपने हाथ झटका करके पेट भर खाकर सो गए। उसी फिरंगी मैम के बाग में मखमल का हरा सा घास फल और दूध की वर्षा कर देती है। अल्लाह कहते हैं दाम नहीं लेती है, कहती है तुम तो राजा हो, मेरे मुल्क बचाने आए हो। ये कौन कहती है? तो फ्रांस की महिला कहती है, फिरंगी मैम, जिसका नाम फिरंगी कहा गया। ठीक है, आगे देखो। 4 दिन तक पलक नहीं झपकी है। कितने दिन तक हो गए? 4 दिन हो गए। बिना खो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये कौन कहता है? लहना कहता है कि बिना फेरे तो क्या, ये याद रखिएगा, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही सिपाही। मुझे तो संगीन चढ़ा कर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मन को अकेला मार कर लौटूंगा, तो मुझे दरबार साहिब की दिल्ली में माथा टेकने का नसीब न हो। कि तो मुझे दरबार साहब की देहली पर माथा टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कल्लों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते और पैर पकड़ने लगते हो। इधर में 30-30 मन के गोले फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा। यानी ये किस प्रकार से युद्ध में इन्होंने वीरता का प्रदर्शन किया, वो सब बातचीत चल रही है इनकी। पीछे जनरल ने हट जाने का कमान दे दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते, जर्मनी की राजधानी है ना। सूबेदार हजारा ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। यहाँ पे देखो सूबेदार हजारा, इनका पद याद रखिएगा, सूबेदार हजारा। सूबेदार कौन था? हजारा सिंह था। ठीक है, ये लहना और सूबेदार के बीच में बात हो रही है। सूबेदार जी सच है, लहना बोला। क्या करें, हड्डियों में जाड़ा फंस गया है, सूर्य निकलता नहीं है और खाई के दोनों तरफ चंबे की बवालियों कैसे सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल। याद रखिएगा ये लाइन, किसको कहा था? उद्यमी को। उद्यमी को क्या कहा था? सिगड़ी में कोयले डालने के लिए किसको कहा था? उद्यमी को। तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई के पानी बाहर फेंको, वहां से ये शाम हो गई है, खाई के दरवाजे पर पहरा दो। ये कहते हुए सूबेदार सारी खंदक के चक्कर लगाने लगा। यानी सूबेदार जो है वो किसको क्या ऑर्डर देता है, ये लाइन याद रखिएगा आप, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या सी कि उद्यमी तो को कहा था कि तुम सिगड़ी में कोयला डालो। वजीरा को कहा था कि तुम 3-4 जने मिलकर बाल्टियों से लेकर पानी खंदक के बाहर फेंक दो, खाई से बाहर फेंको। महासिंह को क्या कहा था कि तुम खाई के दरवाजे पर पहरा बदलो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, वजीरा सिंह, यहाँ पे याद रखिएगा वजीरा क्या था? पलटन का विदूषक था। वजीरा क्या था? पलटन का विदूषक। बाल्टी से में गंदा पानी भर कर खाई से बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पादा बन गया हूँ, करो जर्मनी। पता यानी कि पुरोहित,
करो जर्मनी के बादशाह कतरफान, इस पर सब खिलखिला उठे और उदासी के बादल छंट गए। तो ये लाइन, ये कथन किसका है? ये वजीरा सिंह का है। किसका है? वजीरा। और वजीरा कौन था? ये पलटन का विदूषक था, याद रखिएगा। नैना ने दूसरी बाल्टी भर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों को पानी दो, ऐसा खाद और पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। तो ये किसका कथन है? ये लहना का है। लहना ने क्या कहा कि अपनी बाड़ी के खरबूजों को पानी दो, ऐसा खाद और पानी कहाँ पे नहीं मिलेगा? पंजाब भर में तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर क्या है कि हाँ, देश क्या स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा जमीन यहीं पे मांग लूंगा, फलों के बूटे लगाऊंगा, लाडी होरा को भी यहीं बुला लोगे, या वहीं दूध पिलाएगी फिरंगी में। ये कौन है? लाडी होरा। होरा यहाँ पे संकेत किया गया ये सूबेदारनी की तरफ, और सूबेदारनी कौन थी वो आगे अपने को पता चल जाएगा। ठीक है, चुप कर, यहाँ वालों की शर्म नहीं, यहाँ वालों को शर्म नहीं। ठीक है, देश देश की चाल आज तक मैं समझ न सका। सिख तंबाकू नहीं पीते, वह सिगरेट से हट करती है, सिगरेट पीने की हट करती है, फोटो में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटना चाहता हूँ। तो समझाती है, राजा बुरा मत माना करो, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। कि राजा बुरा मान गया तो मेरे मुल्क की, ये फिरंगी मैम की वो बात क्या करती है कि वो सिर्फ तंबाकू नहीं पीते और वो तंबाकू देती है, और तो हम जब मना करते हैं तो वो बोलती है कि तुम बुरा मानो। अच्छा, बोधा कैसा है? तो अच्छा है, यानी बोधा यहाँ पे बीमार रहता है। जैसा मैं जानता ही न हूँ, रात भर, यानी ये कौन पूछ रहा है? ये सूबेदार पूछ रहा है। सूबेदार था हजारा सिंह। हजारा पूछ रहा है कि बोधा कैसा? तो लहना क्या कहता है कि भाई अच्छा है। तो सूबेदार बोलता है कि अच्छा मैं जानता ही ना हूँ, रात भर तुम अपने कंबल उसे उड़ाते रहे, सिगड़ी के सहारे गुजरे, उसके पहरे पर अपना पहरा देते रहे, अपने सूखे तकड़ों लकड़ी के तख्तों पर उसे सुलाते रहे, आप कीचड़ में पड़े रहे, कहीं तुम न मादे पड़ जाओ, है ना, ढीले यानी सुस्त यानी बीमार। जाड़ा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते, याद रखिएगा। निमोनिया से मरने वालों को क्या नहीं मिलते? मुरब्बे नहीं मिलते। ये कौन कहता है? ये बोलता है हजारा सिंह। हजारा सिंह बोलता है कि निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिलते, कि कहीं तुम उसका ख्याल रखते रखते खुद बेख्याल हो जाओ। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये इतनी लाइन इम्पोर्टेंट। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खंड के किनारे मरूंगा, भाई कृत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा और मेरा हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। तो ये किसकी कल्पना है? ये है लहना। सूबेदार कौन था? हजारा सिंह। ठीक है, और लहना क्या था बताओ? जमादार लहना। लहना कौन क्या था? लहना था जमादार। ठीक है, तो लहना क्या अपने मौत की कल्पना करके कहता है कि भाई मैं यहाँ पे नहीं मरूंगा, मैं मरूंगा भाई कीर्त सिंह की गोद में। तो कीर्त सिंह यहाँ पे क्या था? ये लहना का भाई था। जमादार लहना सिंह का भाई कौन था? कीर्त सिंह। और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन में किसका पेड़ है? आम का पेड़ है, उसकी छाया में मेरी मौत होगी। ठीक है, तो चलो। वजीरा ने त्योरी चढ़ाते हुए, क्या क्या मरने मारने की बात करते हो, मरे जर्मन और तुर्क, हाँ भाइयों कैसे? आगे देखो, ये उसमें इनका गीत आ जाता है, दिल शारदे किशोर नू जान दिए, कर लेना लूंगा दा पार मंडिए, कर लेना नू दर्द। ठीक है, तो ये गीत आप देख लीजिएगा। कौन जानता था, कौन जानता था कि दाढ़ियां वाले घरबारी सिख ऐसे लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंडन गीत से गूंज उठी और सिवाय फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज करते हैं। ठीक है, अब आता है 3 नंबर इसका भाग। दो पढ़ लिया, तीसरा। दोपहर रात गई, अंधेरा है, सन्नाटा छा गया, बूदा खाली बिस्कुटों के 3 टिनों, यानी जो बिस्कुट थे वो टिनों के डब्बे में होते थे, तो उसके उसी को फैला के दोनों कंबल बिछा के लहना के कितने कंबल थे? 2। एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा था। लहना के 2 कंबल थे और एक बरान कोट ओढ़कर सो रहा। लहना पहरे पर खड़ा हुआ, एक आंख खाई के मुंह कर
एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा के दुबले शरीर पर। बोधा करा रहा था, क्यों बोधा भाई, क्या? पानी पिला दो। लहना ने कटोरा भर के उसके मुंह के लगाकर पूछा। कहू कैसा है? पानी पीकर बोधा बोला। कंपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। तो बीमार कौन सा? बोधा। आगे देखो। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ हाँ, याद आई। मेरे पास दूसरी जर्सी है। तो दूसरी जर्सी का बहाना कौन करता है? तो वो करता है लहना। दूसरी जर्सी का बहाना कौन करता है? लहना करता है। आज आज सवेरे आई है विलायती मैम ने, जो है वो बुनकर भेजी है। गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना ने अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं तो झूठ। यूं कहकर उन्हें यूं कहकर नहीं करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और खाली खाकी कोट और जीन का कुर्ता पहने पहरा देकर खड़ा हुआ कि मैम की जर्सी की कथा केवल कथा थे। आधा घंटा बीत गया। खाई में वहां आई आवाज आई, सूबेदार हजारा। ऐसे आवाज आई साइड से। वो सूबेदार हजारा। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हाँ हुक्म हजूर। कह कर सूबेदार तन कर फौजी सलाम करके सामने आए। देखो इसी समय धावा होगा। मील मील भर की दूरी पर पूर्व के कोने में एक जर्मन खाई है। किसकी तरफ? पूर्व। पूर्व की तरफ जर्मन खाई है। ये कौन बोलता है? तो ये लेफ्टिनेंट साहब बोलते हैं कि पूर्व की साइड एक जर्मन खाई है, वहां पे क्या है? 50 से ज्यादा है, जर्मन नहीं है। 50 से ज्यादा नहीं है। एक पेड़ के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है। 3-4 घुमाव है। जहाँ मोड़ है वहां 15 जवान खड़े कर आया हूँ। यहाँ से तुम 10 जवान छोड़कर सब ले जाओ। खंदक खंदक छीनकर वहीं तक। दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो। हम यहाँ हम यहाँ रहेंगे। ये कौन हुक्म देता है? लेफ्टिनेंट साहब। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा ने कंबल उतार कर चलने को कहा। तब लहना ने उसे रोका। लहना आगे हुआ और बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना समझ कर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस बात की बड़ी उज्जत हुई। कौन रहना चाहता था? समझा बुझाकर सूबेदार ने मारज किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए। जेब से सिगरेट सुलगाने लगे। कौन सुलगाने लगा? लेफ्टिनेंट साहब। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर बढ़ाया कि लो पी लो। ठीक है, 10 मिनट तक वो वहां पे खड़े रहे और फिर सिगरेट सुलगाने लगे और फिर उन्होंने किसकी तरफ बढ़ाया? लहना की तरफ बढ़ाया। और लहना की तरफ बढ़ाया, लेकिन पहले अपने क्या पढ़ चुके हैं कि जो सिख होते हैं वो किसके हाथ नहीं लगाते? तंबाकू के हाथ नहीं, मतलब तंबाकू नहीं। जो फिरंगी मैम की कहानी से उन्होंने स्पष्ट किया था। ठीक है, आगे देखो। आंख मारते हुए लहना सब समझ गया। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते हुए उसने सीढ़ी के उजाले में साहब का मुंह देख लिया। तब उसका माथा ठनका। लपटन साहब पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए? उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हैं, उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया हो। लैला ने जांचना परखना चाहा। लपटन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट थे। तो लपटन साहब कितने वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे? 5 साल से। कितने? 5 साल। क्यों साहब? हम लोग हिंदुस्तान कब आ जाएंगे? लड़ाई खत्म होने पर। क्यों? क्या देश पसंद नहीं? यह देश पसंद नहीं साहब, शिकार के मजे यहाँ कहाँ याद है? 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार के लिए गए थे। कौन से जिले की बात हो रही है? जगाधारी की, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट लाइन है। कौन से? जगाधारी। ठीक है। और जो ये लपटन साहब कहाँ कितने सालों से थे इसकी रेजिमेंट में? तो 5 सालों से इसके रेजिमेंट में थे। आगे देखो। हाँ हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते में एक मंदिर में जल चढ़ाने के लिए को रह गया था। खानसामा कौन? अब्दुल्ला। यहाँ पे खानसामा अब्दुल्ले की बात हुई है, जो कि मंदिर में जल चढ़ाने के लिए ये परख रहा है। कौन परख रहा है? लहना। ये जो लेफ्टिनेंट साहब है इसको पहचान गया कि ये नकली है, तो इसको पूरी तरीके से निश्चितता के लिए इसको परख रहा है। बेशक पाजी कहीं का सामने बेशक पाजी कहीं का सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी। और आपकी एक गोली कंधे पर लगी और पीठे पे
निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार करने का मजा ही कुछ और है। क्यों साहब? शिमले में तैयार होकर उस नीलगाय का सिर आ गया था ना। आपने कहा था रेजिमेंट की मेस में लगवाएंगे। हाँ, मैंने ये विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के होंगे। यानी नीलगाय के यहाँ पे सींग कितने बताए हैं? 2-2 फुट के सींग बताए हैं। ठीक है। तो ये शिकार करने के बारे में बहाने से और ये सब बातें करके लहना क्या चाहता है कि लेफ्टिनेंट साहब की सच्चाई समझ आ जाए उसको। ठीक है, क्योंकि अंधेरा था, स्पष्ट उसका जो है उसे कल दिखाई नहीं दे रही थी। ठीक है। तो यहाँ पे अब्दुल्ला खान सामा की बात की गई है, जिसको मंदिर में जल चढ़ाने की, और नीलगाय के शिकार की बात की गई, और जगाधरी के जिले के बारे में शिकार के बारे में गए थे। और यहाँ पे तो आगे देखो। हाँ हाँ, 2-2 फुट 4 इंच, 2 फुट 4 इंच के थे। कितने? 2-2। तुमने सिगरेट नहीं पिया? ये जो, हाँ सॉरी, यहाँ पे देखो, ये बता रहा है 2-2 फुट के सींग थे। ये लहना बता रहा है। ठीक है। 2-2 फुट 4 इंच के, ये कौन बता रहा है? नकली लपटन। तो नकली लपटन क्या कहता है कि 2-2 फुट 4 इंच के थे, तुम सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया ले ले आता हूँ, कहकर लहना लहना सिंह सॉरी लहना खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं था। उसने झटपट निश्चय कर लिया क्या करना चाहिए। यानी वो निश्चित हो गया था कि ये वो नहीं है, हमारा रियल वाला कैप्टन साहब नहीं है, ये कोई नकली है। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकरा गया। कौन? वजीरा। हाँ, क्यों लेना, क्या कयामत आई है? जरा तो आंख लगने दी होती कि वो लहना सॉरी वजीरा है। जब लहना जा रहा है, ठीक है, कि भाई उनको वापस बुलाया जाए जो गए हैं, तो वो वजीरा से टकरा जाता है। और जो वजीरा से टकराता है तो वजीरा को गुस्सा आ जाता है कि भाई थोड़ी देर तो सोने दे, क्या कयामत आई है। तो आगे देखो, ये 4 नंबर भाग है इसका, कि होश में आओ, कयामत आई है, लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं, उनकी वर्दी पहनकर कोई जुर्म आए। सूबेदार ने उसका मुंह है नहीं देखा। मैंने देखा और बातें की है। सुहारा साफ उर्दू बोलता है, पर किताब भी, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे नहीं गए, धोखा है। सूबेदार होरा कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे, यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते हुए दौड़ो, अभी बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए, खंदक की बात छूटी है, चलो चले आओ, खंदक खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक ना चले, देर मत करो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी ऐसी की तैसी सॉरी ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह, जो इस वक्त यहाँ पे, ये देखो इनके पद दे रखा है, जमादार लहना सिंह इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर हूँ, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तुम 8 हो। यहाँ तुम कितने रहे हो? 8। अब 8 कैसे? 10 छोड़ के जाने की बात हुई थी, तो 8 कैसे? तो एक तो बीमार पड़ा था ना, और एक ये चला जाएगा। वजीरा बुलाने को कौन गया था, ये भी पूछ लिया जाएगा भाई, याद रखिएगा। वजीरा सिंह जो कि पलटन का विद्युत था। 8 नहीं, ये कौन कहता है? हाँ, लेना 8 नहीं, एक एक अकालिया 6 सवा लाख के बराबर है। चलो जाओ। लौट कर खाई के मुहाने पर लहना दीवार से चिपक गया। उसने देखा लेफ्टिनेंट साहब ने जेब जेब से बेल के समान, बेर बेर होगा यहाँ पे, बेर होगा, बेर के समान 3 गोले निकाले। ठीक है, बेर के जितने बड़े 3 गोले निकाले जेब से। कितने गोले? 3। और तीनों जगह 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 खंदक में घुसेड़ गया। एक साथ तार बांध दिया। ठीक है। अब जो जो गोले थे वो कहाँ पे लगा दिए उन्होंने? खंदक में लगा दिए। किसने? नकली लेफ्टिनेंट साहब ने। और तार के आगे सूत की एक गुंथी थी, जिसे सिगड़ी के पास रख दिया। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुंथी पर रखने लगा। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक उठाकर लहरा ने साहब के कोहनी पर तान दी। यानी ये सब करते हुए नकली लेफ्टिनेंट साहब को ये गोली लगाते हुए देख लिया था। इसमें खंदक में इसने देख लिया था, तो लहना ने देख लिया था, तो उसने जाके जो है वो बंदूक से उल्टी बंदूक से लहना सिंह ने लेफ्टिनेंट साहब के कोने पर तान कर दे मारा। कोने तान कर उसके ऊपर लेफ्टिनेंट साहब पे धमाके के साथ ही हाथ से दिया सलाई गिर गई, और लहना ने एक कुंदा साहब की गर्दन पे मारा, और साहब की आंख मीन
गोट कहते हुए, ओ माय गॉड कहते हुए वो क्या हो गए, चित हो गए। मीन गोट किसने कहा, नकली लपटन ने कहा था। लहरा ने गोले तीनों गोले बीन कर खंदक से बाहर फेंके और साहब की घसीट कर सिगड़ी के पास ले आया। जेबों की तलाशी ली तो 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकली। क्या निकला उसकी जेब से, 3-4 लिफाफे निकले और एक निकली थी डायरी। और उसको इम्पोर्टेंट जान के ये लहना क्या करता है, अपनी जेब में रख लेता। साहब की मूर्छा हटी। लहना हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। किसी जो है सीखकर वो सिगरेट पीते हैं। यह सीखा कि जगाधरी जिले में नीलगाय होती है, उसके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये देखो यहाँ पे ताना मार रहा है ना, इसने कहा 2 फुट, तो उसने कहा नहीं 2 फुट 4 इंच होंगे, ठीक है। यह सिक्का मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, यानी जो मुसलमान होते हैं खानसामा, वो की मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं, ये समझ। और लप्टन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसे साहब उर्दू सीख कहाँ से सीखा है? हमारे लप्टन साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज भी नहीं बोल पाते। रुके यानी बिना हिचकिचाए लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली। साहब ने मानो जारे से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। ठीक है, पतलून की जेब की तलाशी नहीं ली उसने। लहना कहता गया, चालाक तो बड़ी हो पर मांझी। अब ये देखो मांझी का लहना इतने बरस लपटन सा के साथ रहा है। ये देखो मांझी का ये रहा। मांझी में कौन था वहां पे, ये लहना था। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया। औरतों के बच्चों होने की तबीज बांध रहा था और बच्चों की दुहाई देता था। ठीक है, चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछाकर हुक्का पीता रहता और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ कर आए हैं, उनसे विमान चलाने की विद्या जान, लोगों को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बापू पोलूराम भी डर गया। डाक बाबू पोलूराम, याद रखिएगा, यहाँ पे डाक बाबू पोलूराम का भी यहाँ पे बात की गई है। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुंडवा दी और गांव के बाहर निकाल कर कहा कि मेरे गांव में अब पैर ना रखना। साहब ने जेब से पिस्तौल, यानी उसने पतलून की जेब की तरह वहां पे पिस्तौल रख रखा था उसने, तो पिस्तौल चलाकर लहना को जांग में गोली लगी। कहाँ पे गोली लगी? जांग में। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। तो यहाँ पे देखो लहना को लगी जांग में गोली, ठीक है। और लहना की जो बंदूक थी उसका क्या नाम था, हेनरी मार्टिन। उसने लहना ने कितने फायर किए थे, 2 फायर किए थे। और कहाँ पे, ये जो नकली लेफ्टिनेंट साहब मर जाता है। बोधा चिल्लाया, क्या है? बोधा सो रहा था ना, तबीयत उसकी खराब थी, तो वो चिल्लाया, क्या है? लहना ने कहा, यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का कुत्ता आया था तो मार दिया। ये कौन बोला? लहना बोला। औरों का सब हाल गया है, सब बंदूक लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव दोनों तरफ पट्टियों में कसकर बांध ली। घाव मांस में था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चलकर खाई में घुस गए। कितने? 70। अब देखो जो 70 जर्मन थे उन्होंने धावा बोल दिया था, ठीक है। सिखों ने बंदूकों के बार से पहले धावा रोका, दूसरों को रोका। फिर यहाँ से 8 लहना तक तक कर मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70, यानी ये तो सिर्फ कितने थे, 8, और वो कितने थे, 70। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसते आते थे और थोड़े से मिनटों में भी अचानक आवाज आई, वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। और धड़ाम-धड़ बंदूकों के फायर से जर्मनी की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मनी की 2 चक्की पाटों के बीच में फंस गए और पीछे से सूबेदार हजारा सिंह जवान आग बरसा रहे थे। यानी क्या हुआ, जो वजीरा सिंह जो लेकर गया था संदेश हजारा सिंह के पास, तो वो भी आ गए थे। इधर 70 जर्मन के जो सैनिक थे और इधर से हजारा सिंह के आ गए, और इधर जो है लहना था, तो ये बीच में फंस गए और मारे गए। आगे देखो, लहना संगीन चल पड़े। लहना के साथ क्यों गए संगीन चल पड़े। पास आने पर पीछे वालों ने संगीन पिरोना शुरू कर दिया, यानी वो जो बोल रहे थे वाहिगुरु जी तक, उसमें एक इलकारी और अकाल सिखा दी फौज आई। वाहिगुरु जी का फतेह, वाहिगुरु जी खालसा, सत श्री अकाल। और लड़ाई खत्म हो गई। 63
63 जर्मन या तो खेत हो गए या करा रहे थे। कितने? 63। कितने? 63। सिखों में 15 के प्राण गए। 63 तो किसने गए? 63 तो गए 70 में से जर्मन। और सिखों में कितने चले गए थे? 15 के। और 63 कौन थे? जर्मन। ठीक है, यहाँ पे देखो, सूबेदार के दाहिने कंधे में गोली आर पार हो गई थी। कौन से कंधे से? दाहिने कंधे से गोली आर पार हो गई थी। किसके? सूबेदार। सूबेदार हजारा सिंह। लहना को पसली में गोली लगी। एक तो उसके, ठीक है, पसली में गोली लग गई लहना को। कहाँ पे लग गई? पसली में। पहली गोली कहाँ लगी थी? ये देखो, कहाँ लगी थी? जांग में लगी थी। अब गोली कहाँ लग गई? पसली में लग गई। अब गोली कहाँ लग गई? पसली में। ठीक है, उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से भर लिया। यानी दाहिने कंधे पर सूबेदार को गोली लगी। याद रखिएगा, आप यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसलिए बार बार दोहरा रही हूँ। ठीक है, और इसको पहले जांग में, अब पसली में गोली लग गई है ना। तो यहाँ देखो, खंदक की गीली मिट्टी से पूरा भर लिया और बाकी सांपा बंद कर कमर कस लिया और किसी को खबर ना लगे। लहना ने दूसरा जो घाव है वो भारी घाव लग गया था उसको। आगे देखो, लड़ाई के लड़ाई के समय चांद निकला, ऐसा चांद जिसका प्रकाश संस्कृत कवियों ने दिया है। छई नाम सार्थक होता है। हवा से चल रही थी जैसे बाण भटकी, दंत वीणा उपदेशाचार्य कहलाती है। बाण भटकी दंत वीणा उपदेशाचार्य। जो हवा चल रही थी, यानी विजय का जो चांद है वो अलग ही निखार से निकला हुआ। जो चांद निकला वो बहुत एक अद्भुत था। ठीक है, कैसा लग रहा था? संस्कृत कवियों का दिया हुआ छह नाम उसके लिए सार्थक हो रहा था। और जो हवा चल रही थी वो बाण भट्ट की भाषा के दंतोपदेशाचार्य कहलाते थे। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन मन भर फ्रांस की भूमि में मेरे बूंदों से चिपक रही है। जब मैं दौड़ा दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना से सारा हाल चाल सुन कागजात की कार्रवाई पूरी की तुरंत बुद्धि की तरह सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। ने लहना सिंह की तारीफ की। इस लड़ाई की आवाज 3 मील दाहिनी और खाई वालों ने सुन ली। 3 मील उनसे दूसरी एक खाई और थी। ठीक है, उनसे उन्होंने टेलीफोन कर दिया था, जहां से झटपट 2 डॉक्टर, 2 बीमार गाड़ी ढोने के मतलब 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियां चली आ रही थी, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंचे। 1.5 घंटा लग गया उनको आते होते। फील्ड अस्पताल नजदीक था, सुबह होते ही वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए मामूली पट्टी कर घायलों को एक साथ लेटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना से की जान की पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा ही गाओ, सवेरे देखा जाएगा। उधर सिंह जोर से बर्रा रहा था। वह गाड़ी वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे, यानी सूबेदार है वो लहना को छोड़ के जाने नहीं वाला था। यह देख लैला ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम, सूबेदार ने जी की सौगंध, जो इस गाड़ी में न गए। और तुम? ये कौन बोलता है? ये बोलते हैं सूबेदार। अरे मेरे लिए वहां पहुंच कर गाड़ी भेज देना। जो और जर्मन मुर्दों के लिए तो गाड़ी आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ, वजीरा मेरे पास ही है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी में लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए, तो सूबेदार ने होरा को चिट्ठी लिखिएगा, मेरा माथा ये यहाँ पे लिख ये आ गया। सूबेदार ने होरा को मेरा माथा टिकना और लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था मैंने कर दिया। अब उसने क्या कहा था वो देखें। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, ते तेने मेरा और बोधे के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही चलना घर। अपने सूबेदारनी से में कह देना। सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी चढ़ जाओ, मैंने जो कहा है वह लिख देना और कह देना। गाड़ी में जाते हुए लहना लेट गया और वजीरा को बुला के पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल देकर हो रहा है। ठीक है, मृत्यु के कुछ समय पहले क्या हो जाती है, अपनी स्मृतियां बहुत साफ हो जाती हैं। जब मौत करीब होती है तो अपने जीवन भर की घटनाएं वो याद आने जीवन भर की घटनाएं एक करके सामने आ जाते हैं। सारे दृश्य रंग साफ हो जाते हैं और समय की धुंध बिल्कुल उनसे हट जाती है। लेना जब 12 वर्ष का था, याद रखिएगा, लेना उस समय कितना था? 12 वर्ष का। अमृतसर में मामा के यहाँ गया था, दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर जगह। और लड़की थी 8 वर्ष की। लहना उस टाइम कितना था? 12। और लड़की कितनी थी? 8 वर्ष की। लहना कितना था? 12। और लड़की कितनी थी? 8 वर्ष की थी। ठीक है,
जब वह पूछता तेरी कुड़माई हो गई है, वह धत्स कहकर भाग गई। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हो गई है रेशम के फूलों वाला शालू। सुनते ही लैला को दुख हुआ, क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा पानी पिला दे। 25 वर्ष बीत गए हैं। 25 वर्ष बीत गए हैं। लहना सिंह अब स्वतंत्र स्वतंत्र है, ये साथ है स्वतंत्र राइफल्स में जमादार हो गया। उस 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही न रहा। न मालूम वह कहीं कभी मिली थी या नहीं। साथ यानी जो लहना सिंह में जो प्रेम था, उस व्यक्ति जो लगन थे, वो किसकी तरफ? ये सेना में भर्ती हो गया था, इधर आ गया था। ठीक है। और ये स्वतंत्र राइफल्स में जमादार हो गया था। ठीक है। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी के लिए अपने घर आया था। तो ये 7 दिन की छुट्टी लेकर कहाँ पे आया था? जमीन के मुकदमे की पैरवी कर घर पे आया था। वहां रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा को भी चिट्ठी मिली, बोधा सिंह भी लाम पर जाते, लौटते समय हमारे घर होके जाना, साथ ही चलेंगे। ये कौन बोला था? ये बोला था सूबेदार बोला था। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था लहना के। तो सूबेदार उसे बहुत चाहता था, कि लहना को बहुत चाहता था। तो ये इसको बोलता है लहना को कि तुम, मेरा गांव रास्ते में ही पड़ता है तो साथ में ही चलेंगे, तो इधर आ जाना। जब चलने लगे तब सूबेदार बैठे में निकल कर बोला, लहना सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है, जहाँ आओ। लहना भीतर पहुंचा। सूबेदार ने, मुझे जानती हो? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टर में भी तो सूबेदार के घर के लोग नहीं रहते। दरवाजे पर जाकर माथा टेका। अस्सी सी सुनी। लहना चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुड़माई हो गई है, धत कल हो गई है। देखते नहीं रेशम से कड़ा चला अमृतसर। यानी ये वो सूबेदारनी कौन थी? लहना की जो स्टार्टिंग में लहना जिससे मिला था बचपन में, वही थी। अमृतसर में भावों की टकराहट में करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा। किसने कहा था? वजीरा पानी पिला दे तो किसने कहा था? लहना ने। आगे देखो। स्वपन चल रहा था। सूबेदारनी कह रही थी, मेरे तेरे तो आते ही पहचान लिया। ये काम कहती हूँ, मेरे भाग फूट गए। सरकार ने बहादुर के खिलाफ लायलपुर में जमीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तीमियों की एक घगरिया पलटन क्यों न रखी? यानी हम औरतों की भी एक पलटन रखनी चाहिए थी। ठीक है, ताकि जो कि मैं सूबेदार के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुई, 1 वर्ष हुआ है। यानी बोधा बोधा किसका बेटा था? सूबेदार का बेटा था। उसको 1 वर्ष हुआ है। ठीक है। उसको भी जो है वो पलटन में भर्ती कर लिया। और ये लायलपुर की जमीन दी थी किसको? सूबेदार को, बहादुरी ने। तुम्हें याद है कि एक बेटा है वो फौज में भर्ती हो गया, 1 वर्ष हो गए। उसके पीछे 4 और हुए थे, एक भी नहीं रहा। इन टोटल उसके 5 बच्चे होते। और 4 रहे नहीं और एक रहा था, वो उसको सेना में भर्ती कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पे कि तूने यहाँ पे सुविधा नहीं करी कि एक दिन टांगे वाले के घोड़े से दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। घोड़े की लतों में आप घोड़े की लातों में चले गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर फेंक दिया ही। इन दोनों को बचाना यह मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली गई। लैना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा पानी पिला दे, उसने कहा था। आगे देखो। लहना का सर गोद में रखे वजीरा बैठा। लहना का सर अपनी गोद में रखे वजीरा बैठा। जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधा घंटा तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन? किरत? यानी ये कौन बोलता है? यानी लहना है वो इस कदर मतलब घायल हो गया था और इस कदर बेहोश ही हो रहा था कि उसको वजीरा उसको क्या लग रहा था? किरत सिंह लग रहा था, अपना भाई। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा, हाँ भाई, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सर रख दे। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस। अब के हार्ड में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा दोनों बैठकर आम खाना। जितना मेरा भतीजा है उतना ही यह आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ उस महीने मैंने इसे लगाया। तो आम का पेड़ किसने लगाया था? तो लहना ने लगाया था। भतीजे का जन्म हुआ था उस टाइम। वजीरा के आंसू टपक रहे थे। ठीक है। कुछ दिनों बाद
लोगों को खबर पड़ती है कि फ्रांस और बेल्जियम के ये 68वीं है। कितनी? 68वीं। फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची। घावों से मारा गया स्वतंत्र सिख राइफल जमादार लहना सिंह। और इस प्रकार से जो है वही कहानी समाप्त हो जाती है। बहुत ही मार्मिक कहानी रही है कि स्टार्टिंग में इसके पूरे 5 भाग रहे हैं। ठीक है, देखो कहानी का देखो, तो इसके अंदर टोटल जो है वो कितने भाग रहे हैं इस कहानी में, रहे हैं 5 भाग रहे हैं। पहले भाग में दोनों एक दूसरे से परिचय होते हैं। बाद में सेकंड भाग में क्या होता है कि युद्ध भूमि में लेके आ जाते हैं वो 25 साल बाद में यहाँ से। ठीक है, और जब वो मिलते हैं तो लहना होता है 12, सूबेदारनी होरा होती है, होरा होती है 8 साल की। ठीक है, लेकिन बाद में वही लड़की सूबेदारनी बन जाती है और बाद में उसको अपने पुत्र यानी बोधा बोधा को बचाने के लिए बोलती है कि जिस प्रकार तूने मेरी बचपन में रक्षा की तो उस प्रकार से। इसमें आपको महत्वपूर्ण इतना याद रखना कि पात्र कि कौन विदूषक था, कौन किसको क्या काम दिया गया ये भी याद रखना, और उनके कथन क्या थे उन पे फोकस किया गया है। जितना बताया आपको, जहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको लगा वहां पे आपको फोकस से बताया गया है, तो वो आप गौर कर लेना। बाकी नॉर्मल आपको कहानी समझने की काफी बहुत अच्छी कहानी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई हो। धन्यवाद सभी।